हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। और आज दिन है अपनी स्पेशल एसपीटी क्लास का, जिसको बोलते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की क्लास। मेरी भी फेवरेट क्लास है, आप में से भी काफ़ी लोगों की फेवरेट क्लास है। इस क्लास में जो लोग नए हैं उनको बता दें क्या करने वाले हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूँगा द हिंदू से लेकर के। सभी सेंटेंसेस द हिंदू के होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, और हर सेंटेंस में आपको मिलेंगी कुछ हिडन एरर्स। अब देखो, वो एरर्स है ना, किसी तुक्के या रट्टे से नहीं, हमें सेंटेंस को ब्रेक करके निकालनी है। हर सेंटेंस को, हर वर्ड को मैं ब्रेक करूंगा ताकि आप लॉजिक से समझ सकें कौन सा वर्ड सेंटेंस में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा ग्रामर रूल कहाँ पे किस लॉजिक की वजह से लगाया जाएगा और एरर को निकाला जाएगा। तो ओवरऑल हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम के लेवल पे लाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करेंगे। सेंटेंसेस सभी उठाए गए हैं द हिंदू से। मॉक टेस्ट पासिस के लिए टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है। 314 रुपये के अंदर आपको एक साल का ईयरली मॉक टेस्ट पास मिल जाता है, जिसमें आपके 700 एग्जाम्स, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। एक ही मॉक टेस्ट पास है जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसका प्रो वर्जन आपको 449 में मिलेगा, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। जो एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो जो भी पास आपको बाय करना है, कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको नॉर्मल पास दिखाएगा 349 का। आप इस पर कोड लगाएंगे YT10। इस कोड को अप्लाई करते ही आपका प्राइस घट के हो जाएगा 314 रुपीज़। कोड को लगाएं, कोड से ही प्राइस आपका जो है कम होगा। साथ ही आपको प्रीमियम वाला मॉक टेस्ट पास दिखाएगा, प्रो वाला 499 का। अगेन कोड लगाने पे प्राइस घट करके 449 हो जाएगा इसका भी। याद रखें कूपन कोड YT10 एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द सेल टुडे। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है अपना, थोड़ा लंबा है पढ़ने में, आराम से इसको पहले पढ़ना है, उसके बाद एरर्स को देखेंगे ब्रेक करके हर एक वर्ड को। इट वॉज अ यूनिक प्रॉब्लम, मोर न्यूएंस्ड देन ऑल ऑफ द चैलेंजेस कंपनी फेस्ड। कह रहे ये एक यूनिक प्रॉब्लम थी, अजीब सी समस्या थी, और ये ज़्यादा न्यूएंस्ड थी। न्यूएंस्ड का मतलब होता है जी पेचीदा, डिटेल्ड, बारीक। ये प्रॉब्लम ज़्यादा बारीकी भरी थी, डिटेल्ड या पेचीदा थी, सभी के सभी उन चैलेंजेस के मुकाबले, चुनौतियों के मुकाबले जिनको कंपनी फेस करती थी। कह रहे लेकिन बट द मैनेजमेंट कैन एंड हैज़ नेविगेटेड थ्रू इट। कह रहा है जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो कर भी सकती है और कर भी चुकी है नेविगेट। नेविगेट थ्रू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से अच्छे से गुजरना, सक्सेसफुली मैनेज करते हुए किसी चीज़ से पास ऑन करना, पास थ्रू करना। तो मैनेजमेंट में क्षमता भी है और वो क्षमता दिखा भी चुकी है नेविगेट करने की, गुजर जाने की इस पूरी समस्या से, थ्रू इट। और ये सारा काम मैनेजमेंट ने किया विद स्ट्रेटेजिक इंसाइट के जरिए। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी, इसको हिंदी में बोलते हैं रणनीतिक, जिसमें रणनीति हो। और इनसाइट का मतलब होता है बुद्धिमानी, समझदारी, किसी चीज़ से जुड़ी हुई। इन मतलब अंदर, साइड मतलब निगाह। किसी भी चीज़ के अंदर की जो निगाह होती है, जिसमें आप उस चीज़ के हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को समझते हैं, वो उसकी इनसाइट होती है, उससे जुड़ी हुई बुद्धिमानी होती है। तो रणनीतिक बुद्धिमानी के जरिए, समझदारी के जरिए मैनेजमेंट ने करके दिखाया। अब ये सेंटेंसेस जिनमें वर्ड्स हैवी होते हैं ना, वोकैब, आप वोकैब के चक्कर में बहुत चीज़ें मिस कर देते हो, है ना। ग्रामर के रूल्स कहाँ लगने थे, नहीं लगे, को ऊपर नीचे हो गया। सेंटेंस आपने पढ़ लिया, माइंड में क्लैरिटी आ गई। अब इसको ब्रेक करेंगे और एक एक एरर को पकड़ेंगे। ब्रेक करने के लिए इसको अलग से लिया है, जिसमें मैंने कलर दे दिया है हर वर्ड को। कलर को कैसा कैसा मिला है आप देख पा रहे होंगे। नाउन सारे के सारे हैं ग्रीन कलर में, ठीक है, सारे नाउन्स हैं ग्रीन कलर में। एडजेक्टिव्स हैं ब्लू कलर में, न्यूआंस्ड, यूनिक, स्ट्रेटेजिक। कंजंक्शंस हैं येलो कलर में, है ना। एडवर्ब्स आएंगी तो पिंक में आएंगी, जैसे यहाँ आई हुई है। और इसके साथ में आपको मिलेंगी प्रेपोजिशंस ब्लैक कलर में, डार्क ब्लैक कलर में। जैसे ये एक प्रेपोजिशन है, इसको डार्क करना आपने भूल गए, कोई बात नहीं, है ना। तो ये 5 वर्ब्स मिलेंगी आपको रेड कलर में। ये मैं अलग अलग से कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि पार्ट ऑफ स्पीच आप पकड़ पाएँ। शुरू में हो सकता है आपको नहीं पता लगे ये नाउन है, लेकिन जब 20 क्लासेस में आप इट को ग्रीन कलर में देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इट एक प्रोनाउन होता है, नाउन की जगह पे आता है, इसको ग्रीन कलर दिया जाता है। अब 3 रूल्स को फॉलो करेंगे जिनके ऊपर पूरा सेंटेंस ब्रेक हो सके। रूल नंबर 1, इस पूरे सेंटेंस में
कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। एक की जगह 2, 3, 4 या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। और सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा ग्रीन कलर का वर्ड होगा, यानी कोई नाउन प्रोनाउन या वर्ब के आईएनजी फॉर्म जेरेंड होगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन और जेरेंड से सब्जेक्ट बनते हैं जनरली, तो अपने को ग्रीन कलर का एक वर्ड पकड़ना है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि सब्जेक्ट जितने भी मिले उतनी वर्ब्स कम से कम होंगी। मान लीजिए इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 वर्ब्स आपको ढूंढनी है। ये लाल कलर में आप वर्ब्स देख रहे होंगे, है ना? तो 2 वर्ब्स मिलेंगी 2 सब्जेक्ट्स के साथ, 3 भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, 6 भी मिल सकती है। और रूल नंबर 3, सब्जेक्ट वर्ब ढूंढने के बाद में जो डार्क ब्लैक कलर के वर्ड्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब होते हैं प्रेपोजिशन। इन वर्ड्स को आपको एक ऑब्जेक्ट जरूर देना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा, यानी ग्रीन कलर का वर्ड होगा। तो इसके बाद में ग्रीन कलर का वर्ड, इसके बाद में ग्रीन कलर का वर्ड, और ये ऑफ, इसको डार्क ब्लैक ही समझो, इसके बाद में ग्रीन कलर का वर्ड। तो इन 3 रूल्स को अपने को फॉलो करना है। चलो करके दिखाता हूं मैं। इट एक प्रोनाउन है, ग्रीन कलर में है, सेंटेंस का पहला वर्ड है, अपने आप से सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। रूल नंबर 1 अपना सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ो, सब्जेक्ट को वर्ब देनी है, इट की वर्ब है वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गया। एक सब्जेक्ट की एक वर्ब होनी चाहिए कम से कम। अब मान लो और सब्जेक्ट आगे आएगा तो उसकी और वर्ब ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे मिला ए नाम का आर्टिकल, यूनिक यानी अनोखा, यूनिक नाम का एडजेक्टिव ब्लू कलर में, और प्रॉब्लम नाम का नाउन। अब ये नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इस पूरे को बोलते हैं नाउन फ्रेज। आप बोलोगे सर इसमें एडजेक्टिव भी है, नाउन फ्रेज क्यों बोलते हैं? लास्ट में क्या है? लास्ट में नाउन है। ये सब जो आप आर्टिकल, एडजेक्टिव्स देख रहे हो, ये इस नाउन की सेवा में आए हुए हैं। मेन जो शो स्टॉपर है इस पूरे फ्रेज का, जो चेयरमैन है, वो होता है नाउन, लास्ट वाला वर्ड। समझे ना? यूनिक जो है प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, ए जो है एक डिटर्मिनर है, एक आर्टिकल है जो प्रॉब्लम की संख्या को बता रहा है ना, प्रॉब्लम ए की है। तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज जो है ना, ये नाउन फ्रेज आया है लिंक वर्ब के बाद में। बी फैमिली की 6 वर्ब, 7 वर्ब्स याद रखें, इज, एम, आर, वॉज, वर, खास करके 5। अगर इनके बाद में कोई एक नाउन, देखो ये जो बी फैमिली की वर्ब है, इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब नहीं आ रही, ये अगर खुद ही मेन वर्ब बन के आ जाए और इनके बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव आए, उस पूरे नाउन या नाउन फ्रेज को, एडजेक्टिवल फ्रेज को हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इट वॉज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम थी। भाई ये जो है यही तो प्रॉब्लम है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, तो आई और गुड आपस में जुड़े हुए हैं, एम नाम के लिंक वर्ब से जुड़े हुए हैं। समझ पा रहे हो ना? लिंक वर्ब्स जब भी आएंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, याद रख लेना 5 अकेले आएंगी, इनके बाद में कोई और वर्ब नहीं होगी। तो इनके बाद में जो भी नाउन या एडजेक्टिव आएगा वो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब और आगे बढ़ो, अब इस कॉमा की तरफ ध्यान देना। जब भी अंग्रेजी में कॉमा देखो, देखो नेक्स्ट कॉमा कहाँ है। नेक्स्ट कॉमा की पोजीशन से आपको पता लगेगा कि इस कॉमा का क्या काम था। और जब भी 2 कॉमाज एक साथ मिल जाएं, एक साथ मतलब एक कॉमा यहाँ मिल गया, फिर एक कॉमा यहाँ मिल गया, तो उनके बीच में जो फ्रेज होगा ना, आपको उस पर कंसंट्रेट करना है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रेज कहलाता है। ठीक है, ये एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, रिलेटिव क्लोज फ्रेज भी हो सकता है। उसमें ज़्यादा अंदर टेक्निकल नहीं घुसूंगा, मोटी मोटी एक दिमाग में चीज़ बिठा लो। जब भी 2 कॉमे अंग्रेजी में मिल जाएं एक ही सेंटेंस में, दोनों कॉमों के बीच में जो माल सामान रखा रहता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, चाहे तो सेंटेंस में हो या ना हो, मीनिंग पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो अब ये 2 कॉमा के बीच में क्या लिखा हुआ है? मोर न्यूएंस्ड। देखिए न्यूएंस्ड एक एडजेक्टिव है, इसके आगे मोर नाम की एडवर्ब लगा करके इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। जैसे गुड है, गुड, गुड का तो बेटर बना देते हैं, मोर गुड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, न्यूआंस्ड है ना, ऐसे वर्ड्स जिनको मोर या मोस्ट लगा करके चेंज किया जा सकता है एडजेक्टिव की अलग अलग डिग्रीज में, वैसा ही वर्ड है न्यूआंस्ड। तो ये मोर न्यूआंस्ड हो गई कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की पॉजिटिव से। और देखो इसके बाद में देन भी लगा हुआ है, इससे आपका शक जो है यकीन में बदल गया। कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही जनरली देन का इस्तेमाल किया जाता है। देन का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना। अब देन देखो, देन अपने बाद में ले रहा है
ऑल ऑफ द चैलेंजेस कंपनी फेस्ड। अब इसको ब्रेक करना है। देखिए कंपनी जो है एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, फेस्ड इसकी वर्ब है। समझे मेरी बात को? ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये वर्ब नंबर 2। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है चैलेंजेस। और ऑल क्या है? देखो जी ये ऑल जो है ना, ये ऑल इस प्रॉब्लम को, इट को या इसकी पेचीदगी को कंपेयर कर रहा है। देखो जी, इट इज़ मोर न्यूएंस्ड, द प्रॉब्लम इज मोर न्यूएंस्ड देन ऑल द चैलेंजेस कंपनी फेस्ड, या ऑल द चैलेंजेस तक ही समझ लो, कंपनी फेस्ड को छोड़ दो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये जो ऑल है ना, ऑल ये एक नाउन है, प्रॉब्लम को या इट को देन कंजंक्शन के बाद में ऑल से कंपेयर करवा रहा है ना। और क्यों आ रही है देन आ रहा है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को बीच में रखा गया। चलो एक बार फ्लो में बढ़ाते हैं अपने आगे, लास्ट में फिर से इसको रिपीट कर दूंगा अगर समझ में ना आया हो। इतना आपने समझ लिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी इस प्रॉब्लम के बारे में। और आगे बढ़ते हैं। आगे करें जी बट। देखो बट होती है कंजंक्शन, है ना, फैन बॉयज कंजंक्शन है, हमेशा अपने बाद में एक नया सब्जेक्ट और एक नई वर्ब लेगी। बट है, फॉर है, एंड है, नोर है, इनको बोलते हैं फैन बॉयज कंजंक्शन। जिन बच्चों ने ग्रामर सीरीज पूरी की है मेरे साथ यूट्यूब पे, फैन बॉयज को अच्छे से वो पहचानते हैं। तो बट आ गई ना इसमें बी, तो बट के बाद में आपको मिलेगा सब्जेक्ट नंबर 3, क्योंकि बट कंजंक्शन एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करती है, फैन बॉयज है। और सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब है, देखो 2 वर्ब्स हैं, पहली है कैन, दूसरी है हैज़ नेविगेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था एक सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा वर्ब्स हो सकती हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो सब्जेक्ट नंबर 3 इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स लेकर के बैठा है, वर्ब 3.1 कैन और वर्ब 3.2 हैज़ नेविगेटेड। थ्रू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इट। थ्रू का मतलब होता है में से, किसी चीज़ में से गुजरते हैं ना तो यू गो थ्रू इट। थ्रू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इट। विद प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इनसाइट। स्ट्रेटेजिक जो है एक एडजेक्टिव है, स्ट्रेटेजी नाम के नाउन से स्ट्रेटेजिक नाम की एडजेक्टिव को बनाया गया है। ऐसी इनसाइट जो रणनीतिक है, स्ट्रेटेजी से जुड़ी है। एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरे स्ट्रक्चर को सेंटेंस की, फिर निकालेंगे एरर्स को। मेरे ख्याल से एक एरर आपको पकड़ में आ गई होगी अभी तक। सब्जेक्ट नंबर 1 है जी इस सेंटेंस में इट, ठीक है, हीरो नंबर 1 है इट और इसकी हीरोइन है वर्ब नंबर 1 वॉज। सब्जेक्ट नंबर 2 है कंपनी और इसकी वर्ब है, हीरोइन है वर्ब नंबर 2 फेस्ड। बट कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट नंबर 3 है जी मैनेजमेंट और इसकी वर्ब कहाँ है जी, इसकी वर्ब है दो, इसकी 2 हीरोइंस हैं, हीरोइन नंबर 1 और हीरोइन नंबर 2। इतना समझ में आ गया ना, 3 हीरो और 3 हीरोइंस। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, सब्जेक्ट नंबर 2 से पहले कंजंक्शन क्यों नहीं आई? यहाँ भी तो आनी चाहिए ना, 2 सब्जेक्ट मिले हैं तो कंजंक्शन होती है। देखो यहाँ कंजंक्शन दैट जो है ना वो लिखी नहीं गई है, दैट कंजंक्शन को अंग्रेजी में ओमिट कर दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता। समझ पा रहे हो? हिंदी में भी दैट को नहीं बोलते हम, दैट का मतलब होता है कि। उसने मुझे बताया कि वो पार्टी में नहीं आने वाली, मैं ऐसे बोलूँगा उसने मुझे बताया वो पार्टी में नहीं आने वाली, तो बीच में की खा गए ना आप हिंदी में, अंग्रेजी में दैट खा जाते हो। तो ये की दैट वाला कनेक्शन समझे, दैट कंजंक्शन को बीच में से ओमिट किया गया, इसीलिए सब्जेक्ट नंबर 2 से पहले कंजंक्शन आपको नहीं दिखी। अब बाकी का जो रूंगा झुंगा है उसको आपने जोड़ ही लोगे, है ना। थ्रू एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इट। विद एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इनसाइट। स्ट्रेटेजिक एक एडजेक्टिव है। मोर न्यूएंस्ड एक एडजेक्टिव है जो कि प्रॉब्लम को ऑल से कंपेयर कर रहा है, देन कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए, देन का इस्तेमाल करते हुए। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है चैलेंजेस, दैट यहाँ पे बीच में छुपा हुआ है। एंड कंजंक्शन ने इन दोनों वर्ब्स को जोड़ा हुआ है, दोनों हीरोइंस को एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। यूनिक एक एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। चलो अब एरर कहाँ है जी, इसमें ब्रेक कर दिया ना। चलो एरर समझाते हैं आपको। देखो जी पहले आते हैं कॉमन एरर जो हर बच्चे को आनी चाहिए, और ये अगर आप मिस कर रहे हैं ना तो आप समझ लो तैयारी ठीक नहीं है आपकी अंग्रेजी की। कंपैरेटिव डिग्री जब भी आएगी इंग्लिश में, कंपैरेटिव डिग्री जब भी आएगी इंग्लिश में और वो सेल्फ कंपैरिजन ट्रिगर करवाएगी अगर, तो आपको सेल्फ कंपैरिजन को अवॉइड करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है जी सेल्फ कंपैरिजन? आर्ग्यूबली डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिन मोर पॉपुलर देन ऑल यूएस प्रेसिडेंट्स सिंस इट्स फ्रीडम लिखना है, यहाँ इंसेप्शन नहीं लिखना चाहिए, यूएस की फ्रीडम। आर्ग्यूबली यानी
आर्गुमेंट किए जाने वाले तौर पे या आर्गुमेंट के द्वारा प्रूव किए जाने वाले तौर पे, या यूं समझ ले जरूर ही, आर्ग्यूबली को आप बोल सकते हैं जरूर ही, है ना, जिस चीज को आर्गुमेंट से आप पक्का जो है प्रूव कर सके, आर्ग्यूबली होती है वो। कह रहे जरूर ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रहे हैं ज़्यादा पॉपुलर, मोर पॉपुलर, और किन के मुकाबले भाई, सारे यूएस प्रेसिडेंट्स के मुकाबले, जब से यूएस आज़ाद हुआ, सिंस इट्स फ्रीडम। ठीक है, चलो गलती क्या है सेंटेंस में। देखो डोनाल्ड ट्रंप को ना आपने पॉपुलर बताया है सभी यूएस प्रेसिडेंट्स के मुकाबले, मोर पॉपुलर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन यहां पे आपने सेल्फ कंपैरिजन ट्रिगर कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप भी तो आता है भाई। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं उनसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद से भी पॉपुलर हो गया। कैसे हो गया खुद से? क्योंकि यूएस ऑल लिख दिया तो ऑल यूएस प्रेसिडेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया। तो जब भी किसी चीज़ को कंपेयर करें दूसरे एक यूनिवर्स से, एक कलेक्शन से, और उस कलेक्शन में वो चीज़ खुद भी शामिल हो, तब हो जाता है सेल्फ कंपैरिजन, और इसको आपको अवॉइड करना होता है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप खुद से ज़्यादा पॉपुलर है, ये जो पॉसिबल बात नहीं है ना। तो क्या करेंगे जी, आपको यूज़ करना है अदर का। जैसे ही अदर का इस्तेमाल करेंगे और आप लिखेंगे ऑल अदर यूएस प्रेसिडेंट्स, जैसे ही अदर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दो और बाकी के जो बच गए उनसे ज़्यादा पॉपुलर है डोनाल्ड ट्रंप। अदर लग जाने से डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में से बाहर निकल जाएगा। समझ पाए ना, सभी दूसरे प्रेसिडेंट से ज़्यादा पॉपुलर है। अगर ऑल या एनी लिखा हो तो अदर का इस्तेमाल करें, अगर एनी वन लिखा हो तो एल्स का इस्तेमाल करें, यह भी याद रखना। करके दिखाता हूं एक सेंटेंस में। द फ्रेंच प्रेसिडेंट वॉज मोर वोकल अगेंस्ट रशियाज एग्रेशन देन एनी वन इन द लेटेस्ट यूएनएससी कॉन्फ्रेंस। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट थे मैक्रोन, वो ज़्यादा वोकल थे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, ज़्यादा बड़बोले थे रशिया के खिलाफ, रशिया के एग्रेशन के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ। और किसके मुकाबले? किसी भी दूसरे आदमी के मुकाबले जो यूएनएसए की कॉन्फ्रेंस के अंदर आया था। अब देखो प्रेसिडेंट फ्रांस का भी तो वहीं बैठा होगा भाई। इंडियन प्रेसिडेंट, फ्रांस, यूके, लंदन, सारे जो कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, सब बैठ करके वहाँ पे यूएनएससी के अंदर कुछ बात कर रहे हैं। और फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ज़्यादा बोल रहा है रशिया के खिलाफ। तो सबसे ज़्यादा बोल रहा है या दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बोल रहा है, तो एनीवन लगाने से फ्रांस का प्रेसिडेंट भी उस यूएनएससी में, समझ गया ना, इंक्लूड हो गया। तो एनीवन के साथ में अगर आप एल्स लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर इससे मैक्रोन को मैक्रोन से आपको कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, है ना। एल्स लगते ही मीनिंग क्या हो गया? और जो भी दूसरे लोग थे उनसे ज़्यादा वोकल था, फ्रांस के प्रेसिडेंट को छोड़ के। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बताना कमेंट्स में, और आया हो तो भी बताना। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये दोनों चीज़ें याद रखना, अदर कहाँ लगाना है और एल्स कब लगाना है। चलो अब इसकी एक काम करो, ये लास्ट वाला सेंटेंस आपका होमवर्क है, और ये वो होमवर्क है जो भी मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। 10 सेकंड लो, सब बच्चे इसको ट्राई करो। स्मिता वॉज टॉलर देन ऑल हर कोवर्कर्स। स्मिता टॉलर थी, लंबी थी अपने सभी सहकर्मियों से। सभी बच्चे इसको ट्राई देके मुझे बताओ क्या एरर है और कैसे निकलेगी। हो सके तो टाइप करना कमेंट्स में, मैं देखना चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट कितने लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। फिर आपको एक सरप्राइज देंगे छोटा सा। चलो, स्मिता जो है लंबी है, टॉलर है अपने सभी कोवर्कर से। भाई टॉलर है, देन लग गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, कोवर्कर आ गए, तो यहाँ पे ऑल के बाद में अदर लगना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यही सिखाया ना, यही है ना, लगना चाहिए ना, नहीं लगेगा। देखो अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो, लकीर के फकीर बन रहे हो आप अगर आप इस अदर को यहाँ लगा रहे हो। देखिए कोवर्कर्स का मतलब होता है सहकर्मी। सहकर्मियों में आप कभी भी शामिल नहीं होते हो। भाई मेरे कोवर्कर्स, मेरी कंपनी में 5 लोग हैं, एक तो मैं हो गया और 4 और हो गए, ये 4 मेरे सहकर्मी कहलाएंगे। कंपनी के सभी लोगों में तो मैं शामिल हूं, लेकिन सहकर्मियों की बात होगी, कोवर्कर्स की बात होगी, कुलीग्स की बात होगी, तो वो मुझसे अलग है। जब मुझसे अलग हैं और उनसे आप मेरा कंपैरिजन कर रहे हो तो अदर लगाने की क्या ज़रूरत है भाई, जब मैं कोवर्कर्स की लिस्ट में आता ही नहीं हूं। अदर कब लगता? इस सेंटेंस में अदर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कोवर्कर्स में स्मिता खुद तो आती नहीं है ना। अदर तब लगता देन ऑल द पीपल वर्किंग इन आवर ऑफिस। स्मिता वॉज टॉलर देन ऑल द पीपल
ऑल द पीपल वर्किंग इन हिज हर ऑफिस। तो उस केस में स्मिता भी शामिल हो जाती और ऑल के बाद में अदर लगाना पड़ता, देन ऑल अदर पीपल वर्किंग इन हर ऑफिस। समझ गए? तो ये थोड़ा ट्रिकी वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना है, इस पर दिमाग लगाना है। एक सेंटेंस और देखो, यूएसए's इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इकोनॉमीज। अमेरिका की इकोनॉमी सभी इकोनॉमीज में सबसे बड़ी है। आपको देख करके लगेगा सर सुपरलेटिव डिग्री लग गई है, सभी इकोनॉमीज की बात हो रही है, उसमें अमेरिका की इकोनॉमी भी आ गई है, तो ऑल के बाद में अदर लगा दूं। याद ये रखना है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, कंपैरेटिव नहीं है। समझ पाए? तो लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ये अदर एल्स वाला झंझट नहीं पालना है, ठीक है? तो लार्जेस्ट ऑफ ऑल इकोनॉमीज अपने आप में सही है, यहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा सुपरलेटिव डिग्री पे। चलो अब आएंगे नेक्स्ट एरर पे। ये एरर आपने पकड़ ली, और अगर आपने पकड़ी है तो यहां पे लिखना चाहिए द प्रॉब्लम वॉज मोर न्यूएंस्ड देन ऑल ऑफ द अदर चैलेंजेस कंपनी फेस्ड। ठीक है, तो यार एरर नंबर 1। दूसरी एरर के लिए आपको जाना पड़ेगा अलग से, अलग स्लाइड में, और एरर ये कहती है जब भी मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब्स हो एक ही सब्जेक्ट की और उनकी कॉमन मेन वर्ब हो, तो कॉमन मेन वर्ब को एक बार लास्ट में लिख दिया जाए, बार बार रिपीट ना किया जाए। लेकिन वो कॉमन जो मेन वर्ब है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए, उसकी फॉर्म जो है V1 V2 V3 बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी होनी चाहिए हर बार। यूज करके दिखाता हूं। द RBI कैन मैनेज एंड विल मैनेज हाई इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस। RBI मैनेज कर सकती है और RBI मैनेज कर भी लेगी ज़्यादा महंगाई को खाने पीने के दामों में, चीज़ों के प्राइसेस में। कैन के बाद में मैनेज लिखा हुआ है, विल के बाद में मैनेज लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कॉमन है, मतलब मेन वर्ब कॉमन है और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, सब्जेक्ट भी एक ही है। तो इस केस में मुझे मैनेज को एक ही बार लिखना है और पहली बार ना लिख करके दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख देना है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको आप इंप्रूव करेंगे और सेकंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। द RBI कैन एंड विल मैनेज हाई इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस। लेकिन अब तीसरा सेंटेंस देखो, फर्स्ट वाला तो समझ गए आप, ये गलत है। गलत तो क्या है, मतलब सही नहीं है, ये इंप्रूव किया जा सकता है। सेकंड वाला आपने इंप्रूव कर दिया, ये बिल्कुल सही है। थर्ड वाला देखो, द RBI हैज एंड विल मैनेज हाई इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस। गलती समझ में आई? गलती समझ में आई या नहीं आई? देखो मैनेज को एक बार ही लिखा आपने, और अगर आप इसको एक बार लिख रहे हो तो अंडरस्टूड है ये हैज के बाद में लिखी हुई है, ऐसा ही है ना। और अगर ये हैज के बाद में लिखी हुई तो सेंटेंस गलत है, हैज के बाद में तो मैनेज्ड आएगा। कहने का मतलब ये है इस सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग हैं। हैज के बाद में V3 आती है, विल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो इसलिए इसको दोनों बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा द RBI हैज मैनेज्ड एंड विल मैनेज हाई इन्फ्लेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। जब तक फॉर्म्स सेम नहीं हो तब तक इस पंगे में नहीं पड़ना है। आइडेंटिकल फॉर्म्स होंगी तभी पहली बार हटानी है और दूसरी बार लगानी है, ठीक है? सेम फॉर्म होनी चाहिए। अगर इस फॉर्मूला को देखो तो मुझे ये बताओ, यहां भी तो वही हुआ है, मैनेजमेंट कैन एंड हैज नेविगेटेड। हैज के बाद में V3 लग गई, लेकिन क्या ये V3 कैन के बाद में लग सकती है? नहीं लग सकती। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कैन नेविगेट। इसकी वर्ब की फॉर्म अलग है, उस फॉर्म को आपको एक्सप्रेसली या स्पेसिफिकली आपको लिख करके बताना पड़ेगा, है ना। चलिए, ये थी आपकी एरर नंबर 2। कॉमन हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म अलग अलग थी, आपको दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। छोटा सा सेंटेंस है और इसमें मिलेंगी 2 एरर्स। आराम से पहले इसको पढ़ते हैं फिर निकालते हैं एरर्स को। नन ऑफ द 2 स्ट्रेटजीज वर सूटेबल बट विच द मैनेजमेंट फेल टू रियलाइज। दोनों में से जो भी स्ट्रेटजीज थी, नन ऑफ द 2 स्ट्रेटजीज थी, वो सूटेबल नहीं थी। नन का मतलब है कोई भी नहीं। दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी जो थी वो सूटेबल नहीं थी। नन ऑफ द 2 स्ट्रेटजीज वर सूटेबल। नन में नोट लग गया है तो यहां पे अलग से नोट लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहे लेकिन जिसे मैनेजमेंट फेल कर गई, नाकामयाब रही रियलाइज करने में, जिस बात को मैनेजमेंट कभी समझ ही ना पाई कि मैनेजमेंट ने जो भी 2 स्ट्रेटजीज लगाई थी वो दोनों सूटेबल नहीं है।
चलो अब आ जाओ इस पर ब्रेक करके देखते हैं इसको। जल्दी से क्लास को एक लाइक दे देना। कोशिश तो यही करते हैं बिल्कुल आसान देसी भाषा में इंग्लिश को आप तक पहुंचाने की, है ना। 8वीं 10वीं का बच्चा भी है, 11वीं का बच्चा भी है, बड़े आसानी से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। आपके लाइक्स और शेयर से क्लास को रीच मिलती है। नन जो है सब्जेक्ट बनेगा, एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हैं आप इसको, डिटर्मिनर भी है ये। यूँ समझ लो ना, नाउन प्रोनाउन एक ही होते हैं, तो ग्रीन कलर सबको मैंने दिया हुआ है। सब्जेक्ट नंबर 1 बन गया नन। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज 2 हैं, 2 है, 2 एक एडजेक्टिव होता है। प्लूरल नाउन्स के आगे आएगा क्योंकि 2 जो हैं एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्ट्रेटजीज नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नन की वर्ब है यहाँ पे, इस हीरो की हीरोइन है वर। अब देखो इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, इसमें बी और बिन भी जोड़ सकते हो आप। इन वर्ब्स को जब भी अकेला देखो बिना मेन वर्ब के, तो इनके बाद में आने वाला नाउन या एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अभी पहले ही बताया था ना आपको वहाँ, इट वॉज अ यूनिक प्रॉब्लम, नन ऑफ द स्ट्रेटजीज वर सूटेबल। तो यहाँ पे इज एम वॉज वर, ये जो आप देख रहे हैं लिंक वर्ब बनेगा और ये बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। दोनों में से कोई भी सूटेबल नहीं थी। समझ पाए मेरी बात को। सब्जेक्ट ये है, हीरो ये है, वर्ब ये है, हीरोइन ये है। सूटेबल यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्ट्रेटजीज, 2 एडजेक्टिव है, स्ट्रेटजीज नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब और आगे बढ़ो, आगे लगा हुआ है कंजंक्शन बट, और फिर लगा हुआ है एक विच नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। देखो मैं अब रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको शुरू से नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, हु, विच, दैट, होम, वट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। थोड़ा आपको बेसिक्स आना चाहिए, लेकिन अगर आपको इतना ही पता है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो विच को आप देखते ही पहचान लोगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है विच जनरली, है ना। आगे देखो मैनेजमेंट लगा हुआ है, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब लगी हुई है इसकी फेल्ड, है ना। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2, और ये जो मैनेजमेंट है सब्जेक्ट नंबर 2, ये आया बट कंजंक्शन के बाद, है ना। कंजंक्शन बीच में आ गई तो दूसरा सब्जेक्ट आ गया, दूसरा सब्जेक्ट आ गया तो दूसरी वर्ब आ गई। अब देखो ये जो टू रियलाइज है, ये टू रियलाइज जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फेल क्या हुआ, किस चीज में फेल हुआ। देखो फेल वर्ब से वट या वाई का रिप्लाई करने वाला इन्फिनेटिव है ये। आई फेल्ड द एग्जाम, आई फेल्ड द टेस्ट, आई फेल्ड योर एक्सपेक्टेशंस, आई फेल्ड टू रियलाइज। फेल वर्ब से वट का रिप्लाई कर रहा है, इसलिए ये टू रियलाइज नाम का जो टू इन्फिनेटिव है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से वट का रिप्लाई करने वाला कोई भी वर्ड वर्ब से जो वट या हुम का रिप्लाई करे वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये टू रियलाइज एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा फेल्ड नाम की वर्ब के लिए। अब देखो रियलाइज किसको करना है, रियलाइज करना है विच, इस चीज़ को। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जो हम बीच में यहाँ छोड़ के आए हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है इस रियलाइज वर्ब का। शुरू में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है क्लोज की शुरुआत में आता है। समझ पाए मेरी बात को। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्लोज की शुरुआत में आता है और वो किसी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। इस केस में सब्जेक्ट बनने की तो क्षमता इसके पास थी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट रखा हुआ था, इसलिए ये बन गया रियलाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट। रियलाइज करना था इसी चीज़ को। चलो अब देखो जी एरर्स कहाँ है। छोटा सा सेंटेंस है लेकिन आपका दिमाग घुमा दिया होगा इसने, है ना। कुछ तार ऐसे उल्टे सीधे जुड़े हुए हैं। चलो देखो पहली एरर है जी आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस की। ये है सारे रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, विच, दैट, वट, होम, हुज। याद रखें रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ गया तो सेंटेंस में कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंग्रेजी में ग्रामर में रिलेटिव वर्ड जो है ना, वो बताता है 2 कामों को एक साथ करने वाले वर्ड्स के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन जो कंजंक्शन का काम करे। रिलेटिव एडवर्ब मतलब ऐसी एडवर्ब जो कंजंक्शन का काम करे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब खुद ही कंजंक्शन होते हैं, उनको अलग से कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर सेंटेंस में लगा रहे हो बट, एंड, कुछ भी लगा रहे हो, है ना, तो एग्जामिनर आपका मजे ले रहा है, वो आप देखना चाहता है वो आप कंजंक्शन को समझ पाए या नहीं समझ पाए। क्वेश्चन दिखाते हैं। आवर कंपनीज फाउंडर वॉज अ रिनाउन इंडस्ट्रियलिस्ट बट whom I hardly ever saw। मेरी कंपनी का जो फाउंडर था, जो कंपनी की नींव रखने वाला था, वो एक रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट था, जाना पहचाना एक बिजनेसमैन था, लेकिन जिसे मैंने कभी ना के बराबर ही देखा। आई हार्डली एवर जो है सॉ,
मतलब मैं कंपनी में काम करता था लेकिन फाउंडर से मैं कभी भी नहीं मिला। अब देखो ये होम किसके लिए आया है? होम आया फाउंडर के लिए। आई बात समझ में? अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया होम तो कंजंक्शन का काम ये खुद ही कर देगा। इसमें इतनी क्षमता है ना, ये रिलेटिव है तो कंजंक्शन का काम करता है। तो ये बट का क्या काम है? कोई काम नहीं है। होम आई हार्डली एवर सॉ। एक और सेंटेंस देखो, ही इज द मैनेजर ऑफ ए कंपनी एंड विच इज अ लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी ऑफ इंडिया। वो कंपनी का मैनेजर है और ये कंपनी वही है जो एक लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है भारत की। विच आया है इस कंपनी के लिए, यहाँ पे होम आया था फाउंडर के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, है ना। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आए हैं ये अपने पहले वाली की कंजंक्शन को रिडंडेंट कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। सीधे लिखो विच इज अ लीडिंग कंपनी विदाउट एट। India has become the world's fourth largest economy and which will give a significant boost to its soft power. इंडिया बन चुका है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी या चौथी बन गया, $4 ट्रिलियन हो गया ना, फिफ्थ लार्जेस्ट मान लो इसको, ठीक है। कह रहा है और विच, यही चीज जो है ये देगी एक बहुत बड़ा बूस्ट इसकी सॉफ्ट पावर को। अगेन रिलेटिव प्रोनाउन आया विच और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन इस पूरे क्लोज के लिए आया, इकोनॉमी के लिए, लार्जेस्ट के लिए, वर्ल्ड के लिए नहीं आया। इंडिया का जो चौथा बनना या पांचवा सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना, ये जो पूरा काम है ना, ये काम जो है बूस्ट देगा सॉफ्ट पावर को। क्लोज के लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो सकता है और सिर्फ विच रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे केस में लगाया जाता है, और जब ये लग चुका है तो एंड का कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो सेंटेंस आपने समझ लिया। अगर ये समझा है तो फिर इस बट को भी निकाल ही दो, ठीक है। नन ऑफ द टू स्ट्रेटजीज वर सुटेबल विच द मैनेजमेंट फेल टू रियलाइज। विच आया इस पूरे क्लोज के लिए, दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी सूटेबल नहीं थी और यही चीज़ जो है मैनेजमेंट रियलाइज नहीं कर पाई, ठीक है। बट को निकालो। अब दूसरी एरर, याद रखें जब भी दो चीज़ें दी गई हों, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगी, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, या दोनों नेगेटिव होंगी। ऐसा ही होगा ना। दोनों पॉजिटिव का मतलब है ये दोनों मेरे दोस्त हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब है इन दोनों में से एक मेरा दोस्त है, और दोनों ही मतलब नेगेटिव का मतलब है दोनों ही मेरे दोस्त नहीं है। तो जब भी दो का मामला हो ना, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो बोथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ईदर, और अगर दोनों नेगेटिव हो तो नीदर। समझ पाए मेरी बात को? बड़ा अच्छा फॉर्मूला समझाया मैंने आपको। दो जब भी मिल जाएं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। दोस्त से जोड़ करके रखना, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, बोथ ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स। ये दोनों मेरे दोस्त नहीं हैं, नीदर ऑफ देम, नन नहीं, नीदर ऑफ देम इज माई फ्रेंड। और अगर दोनों में से एक मेरा दोस्त है तो ईदर ऑफ देम इज माई फ्रेंड, ठीक है। दोनों में से एक, 1 आउट ऑफ 2। तो अगर इस फॉर्मूला से चला जाए तो यहाँ पे नन की जगह दो स्ट्रेटेजीज के लिए दोनों नेगेटिव हैं तो आप लिखेंगे नीदर। क्लियर है मामला? अब देखो नीदर के साथ में वर्ब क्या लगाई जाए, दोनों ही नहीं है, दोनों के लिए प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, और एक्चुअल में दोनों नहीं है तो कोई भी नहीं है तो जीरो के लिए सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है। अंग्रेजी में नन और नीदर के लिए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों लगाई जाती है, लेकिन आपके एसएससी बैंक के एग्जाम जो है सिंगुलर वर्ब को प्रेफर करते हैं। अगर मैं बैंक का पेपर दे रहा होता तो मैं यहाँ पे वॉज लिखाता, एसएससी का बैंक का दे रहा होता, ठीक है। समझ गए ना? नन का इस्तेमाल तब होगा जब मोर देन 2 होंगे, 3 होती, 4 होती, 5 होती तो फिर नन लगा देता, 2 हैं तो नीदर लगा दिया, और दोनों सूटेबल होती तो बोथ लगा देता, दोनों में से एक सूटेबल होती तो इधर लगा देता, ठीक है। चलो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चैप्टर में बेसिक्स में आपको करवाया गया है। मैं कोशिश करूंगा आज रात को एक वीडियो डालूंगा लेट नाइट, 5 मिनट की वीडियो होगी जिसमें सबको समझाएंगे कि एडिटोरियल्स कैसे पढ़ने हैं, अपनी जर्नी को इंग्लिश में शुरू कैसे करना है। 10-5 मिनट में आपको रात में एक लेट नाइट वीडियो डालेंगे ताकि वो आगे जो भी बच्चे चैनल पे आ रहे हैं वो है ना उस वीडियो को रिफर कर सकें अपनी प्रिपरेशन को कहाँ से शुरू करना है। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। लास्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, हिडन एरर्स है इसमें, सब लोग इसको ट्राई दें। नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगी इसी क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आंसर इसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अपना आंसर जरूर डालना ताकि मैं देख सकूं आप मेरे आंसर के कितना नज़दीक आए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। अंटिल देन साइनिंग आउट।